देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन, देयर आर TWO2 है, टू टाइप ऑफ फंक्शन बोल रहे हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ पैकेज, फंक्शन नहीं, देयर आर टू टाइप ऑफ पैकेज यूज्ड इन जावा, देयर आर टू टाइप ऑफ पैकेज यूज्ड इन जावा। पहला लिखिएगा प्री डिफाइंड पैकेज, प्री डिफाइंड पैकेज, दूसरा हमारा यूजर डिफाइंड पैकेज, यूजर डिफाइंड पैकेज। तो ये दो प्रकार के पैकेज आपके यूज होते हैं, ये दोनों किसके अंडर आते हैं, पैकेज। ये पैकेज के बारे में जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे और वहाँ पे जब आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे या वर्क करोगे तो वहाँ पे आपको क्या बनाना होगा, पैकेज। मीन्स आप जो भी फाइल इम्प्लीमेंट करोगे अपने पैकेज में इम्प्लीमेंट करोगे। तो कैसे वो चीज़ें बनेगी आज हम आपको दिखाएंगे, और क्या इसका यूज है इसको भी हमें पहले समझना है। तो पहले समझते हैं कि पैकेज की ज़रूरत क्या है, फिर इस पर आएंगे। ये यूजर क्या, डिफाइंड पैकेज क्या होता है और प्री डिफाइंड पैकेज क्या होता है, ये तो बात की बात है। सबसे पहले समझते हैं कि इसका यूज क्या है, क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं इसको। तो हर एक चीज़ की एक ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट रहेगी तभी हम कोई चीज़ बनाते हैं। जैसे ना कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी, वैसे इसकी भी ज़रूरत है। तो क्या ज़रूरत है इसको समझिए। देखिए, मान लीजिए कि आप जब TCS या कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो उसमें लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं। आपको पता होगा कि एक ब्रांच दिल्ली में है, तो एक चेन्नई में है, एक बेंगलोर में है, ऐसे दूर दूर पे रहते हैं। और एक ब्रांच में 10,000 एम्प्लॉय कम से कम, जो बड़ी ब्रांच है वहाँ काम करते हैं। तो जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट पे हज़ारों एम्प्लॉय मिल के काम करते हैं। अब मान लो कि आप भी उस प्रोजेक्ट का पार्ट हो और आपने एक जावा का प्रोग्राम लिखा और आपने नाम दिया उस फाइल का hello.java। वैसे नाम कुछ भी दे सकते हो। मान लो आपने ये नाम दिया, इस नाम से आपने एक जावा का प्रोग्राम बना दिया उस प्रोजेक्ट में, कोई भी XYZ प्रोजेक्ट है। और आपके साथ जो और हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, जो आपके पास बैठा है वो तो मान लो पूछ लेगा कि आपने किस नाम से बनाया है, लेकिन जो दूसरे लोकेशन पे हैं तो वो भी तो इस नाम से बना सकता है। मान लो कि दूसरे पर्सन ने भी हेलो नाम से बना दिया, hello.java। अब क्या है कि जब पूरा कंप्लीट कोड हो जाएगा, पूरी कोडिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा कि एक ही फोल्डर में आके तो स्टोर होना है सबको। जैसे ये पूरे प्रोजेक्ट का नाम है XYZ, सॉफ्टवेयर जो आप डेवलप कर रहे हो उसका नाम XYZ है। तो जब इसमें मान लो 1 लाख प्रोग्राम बनने हैं, तो 1 लाख प्रोग्राम जब पूरे डेवलप हो जाएंगे तो सब आके यहीं पे स्टोर होंगे ऐसे। तो क्या एक फोल्डर में 2 सेम नाम का फाइल हो सकता है? एक फोल्डर में 2 सेम नाम की फाइल अलाउ होगी? आप करके देखिए अपने सिस्टम में, नहीं होगा। या हम बिल्कुल, या तो नाम चेंज करना पड़ेगा या तो ओवरराइट हो जाएगा। एक ऑप्शन आता है रिप्लेस, तो क्या करेगा, पहले फाइल को दूसरा फाइल रिप्लेस कर देगा। समझ रहे, ये समस्या है। इसी समस्या से बचने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आया, पैकेज। कि आप अपना पैकेज बनाओगे, ये अपना पैकेज बनाएंगे, कोई और अपना पैकेज बनाएगा। तो अपना जब पैकेज हम बनाएंगे और पैकेज के अंदर जब हमारी फाइल रहेगी तो वहाँ पे समस्या नहीं होगी। अब बात आती है कि मान लो हम अपने नाम से पैकेज बना लें, पैकेज मीन्स फोल्डर, एक फोल्डर हम बना लें, उस फोल्डर में हम अपनी फाइल को स्टोर करें, फिर वो फोल्डर आके यहाँ पे सारे स्टोर हो जाएंगे। तो सोचिए, अगर आप अपने नाम से बना लोगे तो आपका नाम कितना कॉमन होगा भारत में, बहुत ज़्यादा। बहुत से नाम हैं जो मतलब हज़ारों लोग के नाम हो सकते हैं, तो ये भी एक सल्यूशन नहीं है। कुछ और अगर हम नाम अन्य से मतलब ऐसे ही XYZ डेमो कुछ भी नाम दे देते हैं, तो ऐसा नाम और कोई भी दे सकता है। तो इसका परमानेंट सलूशन क्या है? इसका एक परमानेंट सल्यूशन यहाँ पे हमें चाहिए कि जिससे कभी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो इस समस्या को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो ये ओवरराइट वाली समस्या आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इससे बचने का क्या तरीका है कि हम यहाँ पे यूज करें डोमेन नेम। डोमेन नेम का नाम सुने हो आप? क्या होता है डोमेन नेम? आप लोग डेली टाइप करते हो google.com, facebook.com, ये क्या है? जो facebook.com है यही है डोमेन, इसी को डोमेन कहते हैं।
कॉम जरूरी नहीं है, .co हो सकता है, .org हो सकता है, वो तो बस ये जो वेबसाइट का नाम होता है इसको डोमेन बोला जाता है। वो तो एक्सटेंशन है, .com एक्सटेंशन है, .in भी होता है, .org भी होता है। यूएस में जाओगे तो .us आएगा। तो हर देश का अपना अपना, जैसे इंडिया का .in इस प्रकार से होता है। तो एक्सटेंशन उससे नहीं लेना देना हमें है। कुल मिला के है कि जो नाम होता है डोमेन का, जैसे amazon.com या flipkart.com इस टाइप से, तो जो नाम है इन्हीं को कहते हैं डोमेन। तो आप जिस कंपनी में काम करोगे, सपोज आप अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हो टीसीएस में, तो मान लो वेबसाइट है tcs.com, तो क्या होगा कि आप जब पैकेज बनाओगे तो किस नाम से बनाओगे, डोमेन के नाम से पैकेज बनाओगे। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि मान लीजिए अगर टीसीएस का एम्प्लॉय पैकेज बनाएगा तो कैसे बनाएगा। अगर उसने लिख दिया tcs.com ऐसे अगर हम पैकेज बना देंगे तो ये एक यूआरएल बन जाएगा, मीन्स लिंक, यूआरएल मतलब लिंक बन जाएगा। इसके ऊपर कर्सर ले जाओगे, क्लिक करोगे, ब्राउजर में पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा नाम नहीं यूज करेंगे, हम डोमेन नाम तो यूज करेंगे लेकिन उसको उलट देंगे, रिवर्स। अगर इसको रिवर्स कर दें com.tcs तो क्या ये लिंक बनेगा। अगर आप इस पर क्लिक भी करोगे 1000 बार तब भी नहीं ओपन होगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो tcs.com है, इसको यूज करने का जो राइट्स है वो किसके पास है, कमर्शियल लेवल पे टीसीएस के पास है। क्या गूगल कंपनी वाला इसका यूज करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास राइट्स नहीं है। इसका ओनर कौन है, टीसीएस है। तो टीसीएस के एम्प्लॉय ही इसको यूज कर सकते हैं कमर्शियल लेवल पे। हम लोग तो अभी यहाँ कुछ भी यूज कर लें पढ़ने के लिए, लेकिन जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे बेचने के लिए तो वहाँ पे हमें सोच समझ के चीज़ें यूज करनी होती हैं। तो हम इस डोमेन को रिवर्स ऑर्डर में कौन यूज करेंगे, उसके एम्प्लॉय इसका पैकेज बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि कोई और कंपनी का एम्प्लॉय इस नाम से पैकेज नहीं बनाएगा, और जो पैकेज बनेंगे वो पैकेज क्या होंगे, यूनिक होंगे। और कैसे बनेंगे अभी हम वो डिटेल से इसमें बताएंगे यूजर डिफाइंड में। तो ये चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट वी शुड यूज पैकेज। तो पैकेज का यूज क्यों हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कि ओवर राइट ना हो कोड। तो लिखिए अगला पॉइंट इसमें, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, to avoid conflict between files, to avoid conflict between files we should use package concept, we should use package concept। तो पैकेज का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना होगा जिससे हमारी फाइल वहाँ पे अलग रहें, सबसे दूसरों से अलग रहें। इतना समझ में आया आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए आगे, अब हेडिंग डालिए आप प्री डिफाइंड। अब इस पे आ जाते हैं, इनको देखते हैं क्या होते हैं। हेडिंग डालिए प्री डिफाइंड पैकेज। प्री डिफाइंड पैकेज लिखिए इसमें, देखिए पैकेज विच इज ऑलरेडी डिफाइंड, पैकेज विच इज ऑलरेडी डिफाइंड, package which is already defined and store in JDK called predefined package, predefined। तो JDK एक सॉफ्टवेयर का नाम है, फुल फॉर्म क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट टूल किट भी बोलते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर है, जब आप JDK इंस्टॉल करते हो तभी आप रन कर पाते हो जावा के प्रोग्राम। तो JDK में ही आपके सारे प्री डिफाइंड पैकेज जो है वहाँ पे स्टोर हैं ऑलरेडी। तो JDK से ही हम एक्सेस कर लेते हैं प्री डिफाइंड पैकेज को। और इसमें लिखिए अगले, और इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखिए, देखिए एग्जाम्पल इसके नीचे। तो हमने क्या बताया कि जो पहले से डिफाइंड है पैकेज और स्टोर्ड कहाँ पे है, JDK में, वही आपके प्री डिफाइंड है। और एग्जाम्पल में देखिए,
सबसे पहले डिफ़ॉल्ट पैकेज का नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल में जावा डॉट, ये आपका डिफ़ॉल्ट पैकेज है, इंटरव्यू में बहुत पूछा था। डिफ़ॉल्ट पैकेज, ये पैकेज ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो ये ऑटोमेटिक अटैच हो जाता है अपने आप। ये भी प्री डिफाइंड है। दूसरा देखिए जावा डॉट IO, इसको बोलते हैं जावा इनपुट आउटपुट। ये भी आपका पैकेज है। एक पैकेज जो आप लोग अभी कल यूज किए थे, याद है आपको? IO जावा डॉट यूटिल, बिल्कुल सही, यूटिल, यूटिलिटी पैकेज बोलते हैं इसे। जावा डॉट AWT पैकेज होता है। ऐसे बहुत पैकेज होते हैं, तो कुछ 2-3 पैकेज का नाम हमें याद होना चाहिए। तो ऐसे लिख लीजिए और इसके बाद हम लोग देखते हैं। अगला हेडिंग डालिए यूजर डिफाइंड पैकेज। इसका फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, AWT, एब्स्ट्रैक्ट विंडो लिख लिए। हेडिंग डालिए यूजर डिफाइंड पैकेज। लिखिए इसमें पैकेज विच इज डिफाइंड बाय यूजर, पैकेज विच इज डिफाइंड बाय यूजर and by user called user defined package. Package which is defined by user called user defined package, called user defined package. अगला पॉइंट लिखिए इसमें user defined package retain user defined package retain using domain name को DNS भी कहते हैं, डोमेन नेम सर्वर नेटवर्किंग में। यूजिंग डोमेन नेम इन रिवर्स ऑर्डर, यूजिंग डोमेन नेम इन रिवर्स ऑर्डर मीन्स जो डोमेन रहेगा, अगर google.com है तो आप रिवर्स करेंगे तो com.google, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में, इन रिवर्स ऑर्डर, फुल स्टॉप। अब लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हम लोग कैसे पैकेज बनाएंगे। आप जब कहीं ज्वाइन करेंगे तो कैसे आप पैकेज बनाओगे इन कंपनी। देख, मान लीजिए आपकी जॉब गूगल में लग गई सपोज, तो आप कैसे पैकेज बनाओगे गूगल में? तो आप लिखोगे, तो गूगल का जो डोमेन है वो है google.com। ये आपका क्या है? डोमेन है, DNS जिसको बोलते हैं। अब इसी का यूज करके हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे पहले COM रिवर्स ऑर्डर में .google। अब क्या होगा, जब आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपको एक बैच दिया जाएगा। कंपनी में हर एक लोकेशन पे बैच होते हैं, ढेर सारे बैच बनते हैं। अब एक बैच में 5 एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, 10 एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो बड़ी कंपनियों में 10 एम्प्लॉय होते हैं एक बैच में। तो हर एक बैच को टास्क दिया जाता है, वो टास्क आपस में वो मिलके पूरा करते हैं। तो मान लीजिए कि आप गूगल कंपनी में आपको बैच मिला B10, वैसे बैच 4-5 डिजिट का होता है, तो बैच नंबर हो गया। इसके बाद इस बैच में आपका नाम क्या है वो अपना नाम लिखोगे। मान लो आपका नाम है XYZ, इतना लिख के आप क्या बना दोगे? पैकेज। और जब पैकेज बन जाएगा तो इस पैकेज के अंदर क्या आप लिखोगे? अपने क्लास का नाम। यहाँ पे आपका आएगा hello.java। इस प्रकार से आप प्रोग्रामिंग करोगे। और दूसरा जो आपका साथी है वो कैसे पैकेज बनाएगा? अगर वो भी गूगल में है तो लिखेगा com.google। अगर इस बैच में है तो ठीक है, दूसरे बैच में है तो उसके बैच का नाम और फिर उसका नाम ABC। और वो भी अगर इसी नाम से फाइल बना रहा है
तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर वो सेम प्रोजेक्ट पे भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए जब हम ऐसे लिखेंगे तो होगा क्या, इंटरनली क्या होगा ये समझना इंपॉर्टेंट है। इतने से नहीं समझ में आएगा आपको। अब जो हम बताने जा रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे भी आपको, अपने सिस्टम पे आप बनाओगे और देखोगे। तो जितनी बार डॉट लगा है उतनी डायरेक्टरी क्रिएट होगी, मीन्स फोल्डर। तो यहाँ पे जब आप ऐसे लिखोगे, जैसे पहले लाइन का हम बता रहे हैं, तो आपने पहला लिखा कॉम, COM, तो क्या होगा, एक फोल्डर क्रिएट होगा COM नाम का, एक फोल्डर क्रिएट होगा यहाँ पे। इस फोल्डर का नाम होगा COM। ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनेगा, किस नाम से, गूगल नाम से, बिल्कुल। अब इस गूगल फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनेगा बैच 10, और इसके अंदर एक फोल्डर बनेगा XYZ नाम से। और इस XYZ फोल्डर के अंदर आपका क्या स्टोर है, हेलो डॉट जावा। ये जो प्रोग्राम है हेलो डॉट जावा, ये इसी फोल्डर के अंदर है XYZ। अब जब दूसरे पर्सन ने जब बनाया इनका, तो इसको देखिए, ये तो कॉमन है, कॉम, गूगल भी कॉमन है, यहाँ बैच नंबर चेंज हो गया, तो इसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बन जाएगा C11, और इसके अंदर एक फोल्डर बनेगा ABC, और इस ABC के अंदर क्या स्टोर है, हेलो डॉट। तो क्या आप कॉन्फ्लिक्ट होगा, ओवरराइट के चांस हैं। यहाँ पे देखिए समस्या सॉल्व हो गई। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, तो ऐसे बना लीजिए, और इसको प्रैक्टिकल हम आपको दिखाते हैं। तो हम लोग पैकेज बनाएंगे और आप देखोगे फोल्डर भी आपको दिखेंगे, ये फोल्डर जनरेट हो जाएंगे आपके सिस्टम में। इतना लिखने के बाद आपको ID में ये चीज़ आपको दिखाएंगे हम, वहाँ पे आपका एक्लिप्स या जो भी आप यूज़ करते हो उसमें बना सकते हैं। लिख लिए। हाँ, तो एक बार हम ऑन कर दो, AC ऑन कर देते हैं सर। MCB देखोगा, उसको उठा दो बटन। चलिए इसको एक बार बना के देखते हैं कैसे, इस प्रकार से, तो हमें देखना। प्रैक्टिकल देखा जाए, इस प्रकार से हम यूजर डिफाइंड पैकेज बनाएंगे और ये फोल्डर्स हमें यहाँ पे एक्लिप्स हम लोग ओपन करेंगे।
तो इधर इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए इसमें क्या हो रहा है। देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट है डेमो नाम का, तो हमने ओपन किया SRC फोल्डर जिसमें आपका सोर्स कोड रहता है। तो हम SRC जो फोल्डर है इसी पे राइट क्लिक करके पैकेज बनाते हैं। देखिए हम पैकेज बनाने जा रहे हैं, न्यू पे जाके पैकेज पे क्लिक करेंगे और पैकेज बनाएंगे com.google डॉट मान लीजिए batch10.xyz डॉट, और बस XYZ तक हम नाम हमारे पैकेज का है, इतना लिख के हम फिनिश क्लिक कर देंगे। ये देखिए पैकेज बन गया। अब इस पैकेज में हम एक ले जा रहे हैं क्लास। क्लास का नाम हम हेलो नाम से क्लास बनाते हैं तो, और हम इस क्लास में कुछ प्रिंट भी कर देते हैं। फिनिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लास बन के आ गई, और यहाँ पे कुछ प्रिंट कर लेंगे, हेलो लखनऊ प्रिंट कर लेते हैं। ना लिख के अगर हम रन करेंगे तो ये रन भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया। अब एक और पैकेज बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं किस प्रकार से क्रिएट हुई है। फिर से सोर्स फोल्डर पे जाएंगे, न्यू पे जाके पैकेज, और दूसरा पैकेज बनाते हैं .google batch11 डॉट नाम से हमने देखिए पैकेज बना दिया। और इसमें भी सेम नाम से हम यहाँ पे क्लास बनाने वाले हैं। क्लास हमारा hello.java। हमसे और hello.java यहाँ पे बन के आ गया। इस मेन फंक्शन सेम कोड इसमें भी रन कर रहे हैं, सेम आउटपुट आ रहा है। अब देखिए इतना करने के बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सेम प्रोजेक्ट में सेम नाम की दो क्लास हमने बना दिया, क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ? नहीं हुआ। ऐसे जब आप बना के दोगे तो आपका भी कोड जाके वो स्टोर हो जाएगा सेम फोल्डर में, और कंप्लीट आपका सॉफ्टवेयर रन करेगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं डायरेक्टरी कैसे क्रिएट हुई। देखिए अभी आपको ये देखना है कि जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है स्टोर कहाँ पे हुआ है। ऐसे देखेंगे, देखिए फाइल दिख रहा है आपको। फाइल पे जाके आप जाइए, यहाँ पे स्विच वर्क स्पेस से अदर पे क्लिक करिए, तो दिख रहा है कि सी ड्राइव में एक फोल्डर है वर्क स्पेस, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सेव हो रहा है। चलिए वहाँ पे देखते हैं सी ड्राइव, और यहाँ पे वर्क स्पेस नाम का एक फोल्डर है, ये रहा देखिए। के अंदर देखिए डेमो नाम का एक, जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है डेमो, तो हम ओपन किए, और फिर SRC फोल्डर है तो ओपन करेंगे। इसके अंदर देखिए पहला फोल्डर कॉम, ये सब में कॉमन है सारे पैकेज में। इस फोल्डर के अंदर देखिए गूगल नाम का फोल्डर, जैसे डायरेक्टरी हमने बताया था। फिर देखिए दो फाइल बनी है batch10 batch11। अगर batch10 में जाएंगे तो फिर XYZ फोल्डर के अंदर hello.java, ठीक, यही हमने बनाया था। और फिर batch11 में जाएंगे तो ABC फोल्डर उसके अंदर बना है, और इसके अंदर hello.java। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जितनी बार डॉट लगा था ये डायरेक्टरी देखिए ऊपर आपका यहाँ पे, ये देखिए आपका क्रिएट हो गया com.google.b11.abc. ये प्रोग्राम हमारा, ये आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है। इसी प्रकार से हम लोग पैकेज बनाते हैं। यही है आपका पैकेज। समझ में आ गया जैसे पैकेज है क्या। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। पैकेज के बारे में इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, अगला लिखिए। थ्योरी वाला टॉपिक देखें कि अभी एक टॉपिक आपका थ्योरी वाला बिल्कुल बचा हुआ है, फीचर्स ऑफ जावा। और आपके जो मेन टॉपिक हैं, एक आपका एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और आपका प्राइवेट
एंड डिफ़ॉल्ट, 4 होते हैं। और एक ऑप्शनल मॉडिफायर आपका बचा हुआ है, उसमें आप लोग पढ़ेंगे स्टैटिक का क्या यूज है और फाइनल का क्या यूज है। तो ये टॉपिक हमारे हैं, इनमें से कौन सा टॉपिक अभी पढ़ना चाहेंगे? 3 टॉपिक आपके मेन बचे हुए हैं इस चैप्टर के, और एक कमेंट के बारे में बचा हुआ है, कमेंट कैसे लिखे जाते हैं जावा में। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें? हेडिंग डालिए फीचर्स ऑफ जावा। फीचर्स ऑफ जावा डालिए। देखिए, देयर आर 7 important there are 7 important features are there java there are 7 important features are there in java। 7 अलग अलग प्रकार के फीचर जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो जावा के हैं। सबसे पहले 7 के नाम लिखेंगे, फिर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लिखिए, जावा इज सिंपल। पहले फीचर का नाम है जावा इज सिंपल, जावा आसान। सेकेंड फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करता है। थर्ड फीचर आपका जावा का आता है जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसी में एक और आता है आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, पैसियन आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। इसी में एक और आपको इसी में इंक्लूडेड है पॉइंट में पोर्टेबल। ये 3 चीज़ें एक ही कॉन्सेप्ट की पार्ट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल और पोर्टेबल। चौथा फीचर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सिक्योर, जावा सिक्योर है। पांचवा फीचर है रोबस्ट, रोबस्ट। छठा फीचर है मल्टी थ्रेडेड, मल्टी थ्रेड। और सातवां फीचर आपका है इंटरनेशनलाइजेशन, शॉर्ट में लिखते हैं I18N। पहला लेटर आई, लास्ट वाला लेटर एन, और आई और एन के बीच में कितने कैरेक्टर हैं? 18। शॉर्ट में I18N इसको कहा जाता है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए कि बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जावा के फीचर्स बताइए। तो जब आप फीचर्स बताओगे तो इतने से काम नहीं चलेगा, आपको इसके इंटरनल भी जानकारी होनी चाहिए कि ये काम कैसे करते हैं। तो हुआ क्या था, पहले इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते हैं जो इसके बारे में कि ऐसा क्यों आया, क्या हुआ। तो बात है 1995 की। ये जो कहानी बता रहे हैं ये कब की है? 1995 की कहानी है, 1995। 1995 में मार्केट में एक नई लैंग्वेज आ गई जावा नाम से। समय जो फेमस लैंग्वेज थी सी और C++, और आपका और भी कुछ लैंग्वेज थी, कोबाल हो गया, फोर्ट्रान हो गया, और भी ढेर सारी थी, लेकिन जो फेमस थी वो C++ थी। और मार्केट में एक नई लैंग्वेज आ गई जावा। तो लोगों ने कहा, तो उस समय जो सिचुएशन था, पहले उस देखिए कि उस समय 1995 में 20 मिलियन, 1 मिलियन कितने लाख होते हैं? 10 लाख। तो 20 मिलियन का मतलब 2 करोड़। 2 करोड़ लोग इस पूरे दुनिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते थे 1995 में। तो ये जो 2 करोड़ लोग थे, जब एक नई लैंग्वेज आई मार्केट में जावा नाम से, तो इन्होंने कहा
कि हम जावा क्यों पढ़ें, हम जावा को क्यों सीखें, या जावा को हम क्यों अपनाएं जब हमारा काम चल रहा है सी और सी प्लस प्लस या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, को उन्होंने सीखा और उस पर वो जॉब कर रहे थे। अगर आज ही कोई नई लैंग्वेज आ जाए तो आप भी यही क्वेश्चन करोगे कि हम नई लैंग्वेज क्यों सीखें जब हमारा काम जावा या पाइथन से चल रहा है, तो हम नई लैंग्वेज। तो यही क्वेश्चन कब आया था, 1995 में। 30 मिलियन लोग जो थे उन्होंने किससे पूछा है क्वेश्चन, जेम्स गॉडलिंग जो इसके लीडर थे, 5 लोग मिलकर बनाए थे, जेम्स गॉडलिंग लीडर थे। तो उनसे पूछा गया कि हम क्यों जावा को सीखें, क्या इसमें स्पेशल है। तो जेम्स गॉडलिंग साहब जो थे उन्होंने क्या किया, जो जावा के फीचर्स हैं, यही 7 जो फीचर्स हैं, इनको विद डिटेल कहाँ पब्लिश किया, वाइट पेपर पे। उन्होंने वाइट पेपर पे जावा के फीचर्स को विद डिटेल के साथ पब्लिश किया। वाइट पेपर क्या होता है, एक रिसर्च पत्रिका है। जब भी कोई नया शोध होता है जाती है तो लोग उस पर पब्लिश करते हैं। क्या होता है कि जो लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं आगे डेवलपमेंट, वो लोग इसको पढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग इसको पढ़ना स्टार्ट किए, जानना चाहा लोगों ने जाना इसके बारे में, जावा के बारे में, और जावा धीरे धीरे क्या हो गई, पॉपुलर। और 1995 में तो जावा आई थी, और सन 2000 में जावा किस पोजीशन पे पहुंच गई, फर्स्ट पोजीशन पे। सन 2000 में जावा नंबर 1 पोजीशन पे आ गई, और आज भी ये नंबर 1 पोजीशन पे। सोच लीजिए 23 साल हो गए अभी ये नंबर 1 पोजीशन पे आपकी जावा चल रही है, और 1995 में कोई इसको पढ़ने को भी तैयार नहीं था। तो ये इतना पावरफुल लैंग्वेज है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। तो क्या खासियत है, क्या अच्छाइयाँ हैं, यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो पहला हेडिंग डालिए, जावा इज सिंपल। तो लोगों ने कहा कि जावा क्यों आसान है, तो वो हम बताने वाले हैं कि क्यों आसान है। ये जावा इज सिंपल। पहला पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। पहला रीजन लिखिए कि क्यों आसान है। कि इन जावा सिमिलर सिंटैक्स इज यूज्ड, इन जावा सिमिलर सिंटैक्स इज जावा सिमिलर सिंटैक्स इज which is already used in C and C++. Is already used C and C. तो पहला रीजन इन्होंने दिया कि जो जावा का सिंटैक्स है, सिंटैक्स का मतलब क्या समझते हो आप लोग, संरचना, बनावट। जैसे अब सी प्रोग्राम में लिखते थे कि मेन फंक्शन होना चाहिए, फिर करली ब्रेस लगेगा, फिर उसके अंदर कोड आएगा, प्रिंटफ, इसका सेमीकोलन लगता है, हर चीज़, रिटर्न टाइप आता है, वाइड, ये। तो जो संरचना सी लैंग्वेज की है, और जो सी प्लस प्लस तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो तो और ही ज़्यादा मैच करती है जावा से। सी प्लस प्लस देखा जाए तो मान चलिए 80% मैच करता है, और 60% के लगभग मान चलिए सी लैंग्वेज ही आपका मैच करता है जावा से। तो इन्होंने कहा कि जो सिंटैक्स सी और सी प्लस प्लस में यूज हो रहा है वही सिंटैक्स जावा का है। इसलिए हमने आपको बताया कि 1995 में जो 20 मिलियन लोग थे, इनको क्या आता था, सी और सी प्लस प्लस, यही मेजर लैंग्वेज उस समय की थी। तो जिनको सी और सी प्लस आता है उनको सिंटैक्स भी पता था, उनके लिए जावा क्या हो गया, आसान। आसान क्यों हो गया, इसको हम आपको एक रियल टाइम एग्जाम्पल देते हैं, तो आपको रियलाइज होना चाहिए, ऐसे बोलने से फील नहीं हुआ होगा अभी। चलिए देखिए, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं अच्छा सा। मान लो आप मारुति का सबसे जो लो वाली कार आती है, आल्टो, मारुति आल्टो का नाम सुने होंगे, छोटी सी कार होती है। अगर आपको आल्टो कार चलाने आती है, मान लो अच्छे से चला लेते हो, और आज हम आपको BMW कार दे दें, जो कि उसके कंपेयर में बहुत ही सिक्योर, बहुत उसके फीचर सारे बहुत कई गुना अच्छे हैं, तो क्या आप BMW चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे, बताइए, चला लोगे। 4 चक्के उसमें भी होते हैं, इसमें भी, स्टीयरिंग उसमें भी है, क्लच गियर जहाँ पे होते हैं सब उसमें भी वैसा ही है, बस फीचर्स और सब मामले में वो कमज़ोर है। बाकी जो सिंटैक्स मतलब स्ट्रक्चर जो आल्टो का है, वही स्ट्रक्चर BMW का भी है।
तो क्या है कि अगर आप आल्टो चला लेते हो तो आप उसको भी चला लोगे BMW को। वही चीज़ यहाँ था कि अगर आप C और C++ के प्रोग्राम लिख पा रहे हो, संरचना पता है, तो आप किसका प्रोग्राम लिख पाओगे? जावा का। तो जिसको आल्टो चलाना आता है वो BMW चला सकता है आसानी से। उसी प्रकार से जिसको C और C++ आता है उसके लिए क्या आसान हो गया? जावा। ये पहला पॉइंट था जेम्स गॉसलिंग का। ठीक, अब लिखिए दूसरा पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, वाट एवर कॉम्प्लेक्स टॉपिक इज देयर, whatever complex topic is there in C and C++, whatever complex topic there, whatever complex topic is there in C and C++, in C and C++, that is removed from Java, that is removed from Java, from Java। इसको समझिए कि जो डिफ़िकल्ट चैप्टर थे या टॉपिक था सी लैंग्वेज में, या एडवांस सी, आपका डाटा स्ट्रक्चर आपने DS नाम सुना होगा, DS से, और आपने C++ में जो डिफ़िकल्ट टॉपिक थे उनको हटा दिया गया जावा से। जावा क्या हो गया? आसान। अब बात करते हैं कि डिफ़िकल्ट क्या क्या था। पॉइंटर का नाम आप सुने होंगे। पॉइंटर में कभी कभी आप देखोगे कोई वेरिएबल लिखा है n और इस पे 4-5 स्टार लगा हुआ है ऐसे। एक स्टार तो हमें समझ नहीं आता, 4-5 लगा दिए, सोचते हैं क्या है कर रहा है, इतने स्टार का क्या मतलब है? इसने हम इतने स्टार लगा देते, क्या इसका मतलब होता है? जानती हो? तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स, मतलब डिफ़िकल्ट लोगों के लिए। तो पॉइंटर, आप पॉइंटर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही तो दुनिया में एक सर्वे किया गया, तो सर्वे में ये पाया गया कि 80% लोग इस वर्ड ये मानते हैं कि पॉइंटर हो गया, डाटा स्ट्रक्चर में आपने लिंक लिस्ट का नाम सुना होगा, टैग का नाम सुना होगा, क्यू का नाम सुना होगा, डब्ली लिंक लिस्ट का नाम सुना होगा। इसमें हम लोग नोड क्रिएट करते हैं, इस नोड को उस नोड से कनेक्ट करो, इसका लेफ्ट उसका राइट, ऐसा वैसा। क्या है कि ये सब चीज़ें क्या है? कॉम्प्लेक्स थी। डाटा स्ट्रक्चर एडवांस ही जिसको बोलते हैं, ये जो पार्ट था काफ़ी कॉम्प्लेक्स था समझने के लिए। तो क्या किया गया? इन कॉम्प्लेक्स पार्ट को हटा दिया गया, इससे जावा से। तो यही चीज़ें पढ़ने में लोगों को समस्या आ रही थी, लोग इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। तो जब इसको हटा दिया गया तो जावा क्या हो गया? आसान। मानते हो ना कि यही चीज़ें तो डिफिकल्ट थी, उसको हटा दिया गया जावा से, जावा हो गया आसान। अब बात आती है कि जब हटा देंगे तो काम, उस जो काम पॉइंटर कर रहा था या डाटा स्ट्रक्चर कर रहा था वो जावा में कैसे होगा? तो जावा में हटाने का मतलब क्या है कि प्री डिफाइंड कर दिया गया। तो जो काम डाटा स्ट्रक्चर करता था, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, ये सब प्री डिफाइंड जावा में, ये सब है जावा में, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है। बना बनाया रेडीमेड अवेलेबल है, जब उसकी ज़रूरत होगी तो नाम देंगे, आ जाएगा। आगे आपको कोर जावा में लास्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, क्यू हो गया, स्टैक हो गया, सब है। लेकिन जब नाम डालोगे तो एक लाइन का कोड नहीं लिखना है, सब रेडीमेड अवेलेबल है। तो क्या है? इससे आसान हो गया। यही हमें जब आप DSA पढ़ते हो, देखते हो 2-2 पेज का प्रोग्राम लिखते हो लिंक लिस्ट का, काफ़ी डिफिकल्ट होता है उसको अंडरस्टैंड करना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी गई। तो यही सेकंड पॉइंट है, इससे क्या हो गया? जावा आसान हो गया। समझ में आया दूसरा पॉइंट? तीसरा लिखिए, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम in C and C++, if we write a program in C and C++, then we have to write comment, we have to write comment, we have to write comment so that any third person, able to understand our code, that any third person able to understand our code. But
but in Java no need to write comment. But in Java no need to write comment. But in Java no need to write comment because Java doc tool, because Java doc tool provide all explanation, because Java doc tool provide all explanation of the code. Provide all explanation of the code. इसलिए ऑल एक्सप्लेनेशन को समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर आप सी लैंग्वेज के डेवलपर बन गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सी में आप कोडिंग कर रहे हो या आप C++ में कोडिंग कर रहे हो, तो जब आप कोडिंग करोगे कंपनी में भी, तो आप वहाँ पे कमेंट लिखो कि जो हम कोड मैं लिख रहा हूँ ये पर्पज, ये इसका टास्क क्या है, क्या परफॉर्म करेगा मेरा कोड, तब क्या ये जब एग्जीक्यूट होगा तो कोड में क्या आपका आउटपुट आएगा। के लिए हम कमेंट लिखते हैं। कमेंट आपका दो प्रकार का होता है, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें कब करनी होंगी, जब आप C और C++ यूज करोगे। लेकिन अगर आप जावा यूज करोगे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो आपको कमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या किसने कहा? जेम्स गॉडलिंग ने। तो लोगों ने कहा भाई नहीं लिखेंगे तो समझ में कैसे आएगा हमारा प्रोग्राम, जब कोई अदर डेवलपर देखेगा तो उसको कैसे पता चलेगा हमने क्या किया कोड में। तो उन्होंने कहा कि जावा में एक टूल है जावा डॉक। ये जावा डॉक टूल आपके कोड को एक्सप्लेन करेगा। आप जो कोड लिखोगे तो ये टूल बताएगा कि ये कोड क्या वर्क करेगा, क्या आउटपुट आएगा। हमें कमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमें कमेंट नहीं लिखना पड़ेगा तो एक बर्डन हमारा कम हो जाएगा। कमेंट लिखना भी एक टास्क है, वर्क है, तो इससे हम बच जाएंगे। तो जब हम इससे बच जाएंगे तो जावा क्या हो जाएगा? आसान। इससे भी जावा की कोडिंग जो हो रही है वो आसान हो रही है। तो ये बेस्ड ऑन 3 पॉइंट उन्होंने कहा कि जावा क्या है, सिंपल। कंक्लूजन लाइन, इसके बाद अगला पॉइंट। तो बेस्ड ऑन above 3 पॉइंट, we can tell Java is simple. So based on above 3 point, we can tell Java is simple. तो इन्हीं 3 पॉइंट के आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि जावा क्या है? आसान। ये आपका पहला फीचर्स कंप्लीट। अब दूसरे हेडिंग डालिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, बोरी है, देख लीजिए, काम आएगा आपके। ऑब्जेक्ट, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ये डिफिनीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज नाउन और थिंग्स। इंग्लिश वाला नाउन है, नाउन और थिंग्स। ऑब्जेक्ट इज नाउन और थिंग्स that may be exist or may be our imagination. ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन है ऑब्जेक्ट का। तो पहले समझिए कि ये क्या कह रहा है और कैसे ऑब्जेक्ट होता क्या है, समझ। तो डिफिनीशन में कहा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है या तो कोई नाउन है
या तो कोई थिंग्स है। दैट मे बी एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब जो इस प्रजेंट का हो है इस दुनिया में, वर्ल्ड में जो कुछ प्रजेंट है, चाहे वो कोई थिंग्स मतलब होता है निर्जीव चीज़ें, निर्जीव चीज़ें जैसे आपका पेन हो गया, ये आपका टेबल कुर्सी, ये सब क्या आती है थिंग्स में। और नाउन किसके लिए आता है? सजीव चीज़ों के लिए, ये जीवित प्राणी है। तो इस दुनिया में जो कुछ प्रेजेंट है, चाहे वो जीवित जीव है, सजीव है, चाहे निर्जीव है, वो सब कुछ क्या है? ऑब्जेक्ट। जो हमारे हाथ में पेन है ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट। हम और आप सब क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरा डिफिनीशन का पार्ट है कि मे बी आवर इमेजिनेशन, कि जो हम कल्पना करते हैं वो भी ऑब्जेक्ट है। अगर आप सोचते हो और आपके माइंड में एक आकृति बन जाती है, वो भी एक क्या है? ऑब्जेक्ट। आकृति का कुछ कलर होगा, कुछ एक्टिविटी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, उसमें भी कुछ बिहेवियर और कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, वो भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट। जो आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हो वो भी ऑब्जेक्ट है। पैसा जमा करते हो तो बढ़ता है, निकालते हो तो घटता है, उसको डिलीट हटा भी सकते हो, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ये डिफिनीशन है ऑब्जेक्ट का। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि और ऑब्जेक्ट में क्या होता है। जितने भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में हैं, सब में दो चीज़ें होती हैं। हर एक ऑब्जेक्ट में दो चीज़ आपको मिल जाएगा। पहला कि हर एक ऑब्जेक्ट जाना जाता है, नोन समथिंग। दूसरा, हर एक ऑब्जेक्ट की क्षमता होती है, एबिलिटी टू समथिंग, एबिलिटी टू डू समथिंग। ये दो प्रॉपर्टी होती है हर एक ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट जाना जाता है, जैसे ये पेन है, किलो के नाम से जाना जाता है, या कैमलिन, रिनॉल्ड्स के नाम से, अलग अलग पेन नाम होते हैं। पेन का कलर है, क्या इसका हाइट विड्थ है, कि छोटा पेन है, बड़ा पेन है। पहले प्रचार आता था कि ये पेन ले लो 5 किलोमीटर तक लिखो, तो ये भी क्या है? तो ये भी एक उसकी क्या है, उसके लिए फेमस है भाई। वो रिनॉल्ड्स का पेन है, एक बार ले लिए 10 किलोमीटर तक चलता है। क्या है वो के लिए वो जाना जाए, मतलब नोन समथिंग में वो आ जाएगा कि उसके लिए वो फेमस है। जैसे आप देखते हो दारा सिंह था कि बहुत पहलवान, तो अपने मतलब पहलवानी के लिए फेमस था। अब कोई ये ऐश्वर्या राय है, वो अपने खूबसूरती के लिए फेमस है। तो क्या है कि कोई बहुत काला है तो उसके लिए फेमस है। तो देखो हर चीज़ मतलब कोई ना कोई अपने अपनी प्रॉपर्टी से लोग फेमस होते हैं। तो इसको कहते हैं नोन समथिंग, जाना जाता है उससे। और जितने भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में हैं, सब में कुछ करने की क्षमता है। जैसे इस पेन में, पेन क्या कर सकता है? राइट कर सकते हैं। एबिलिटी क्या है पेन की? राइट करने की। अच्छा मजबूत पेन हो तो पिंच भी कर सकते हो किसी को। और भी अच्छा हो, जैसे जेम्स बॉन्ड पेन, मूवी देखे होगे जेम्स बॉन्ड, तो पेन से ही बम तोड़ कर देता है कुछ भी, तो वो भी उसकी एबिलिटी है। या किसी को हर्ट कर सकते हैं, तो ये सब एबिलिटी है पेन की। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट में ये दो चीज़ें होती हैं। अगर हम पेन ऑब्जेक्ट की बात करें, तो पेन किसके लिए जाना जाता है? नाम से। लिखने के लिए थोड़ी जाना जाता है, वो तो एबिलिटी है उसकी। जाना तो नाम से जाता है ना। अगर आप तो कहोगे कि मुझे सिलो वाला दुकान पे जाओगे, कहोगे कि मुझे लिखना है, क्या दे देगा तुम्हें? कुछ देगा? कहोगे नहीं रिनॉल्ड्स दे दो मुझे, उसका नाम बोलोगे तो तुम्हें दे देगा। तो ये नाम हो गया, कलर हो गया, हाँ कलर हो गया, और इन क्वांटिटी, मतलब इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ इस पेन में तो बहुत ज़्यादा इंक है, इसको एक बार ले लो तो ज़िंदगी भर लिखते रहो। ठीक है, तो इसके लिए भी वो फेमस हो सकता है यहाँ पे। अब देखिए और कर क्या सकते हैं? एबिलिटी क्या है पेन की? राइट। से आगे रहने देते हैं, इसके आगे भी बहुत कुछ कर सकता है पेन, लेकिन बस इतना बहुत है। तो अगर कार ऑब्जेक्ट की बात करें, कार ऑब्जेक्ट किसके लिए फेमस है? नाम से, कलर से, और हाँ साइज हो गया, 7 सीटर, 5 सीटर, और बहुत से एट्रीब्यूट हैं। ये तो बहुत से कार में एट्रीब्यूट इसके लिए है। कार क्या सकता है? कार अब देखो स्टार्ट कर सकते हैं कार को, स्टॉप कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, ट्रेवल नहीं कहेंगे उसको, तो अलग चीज वर्ड हो जाता है। देखो
हम कार को स्टार्ट कर सकते हैं, एबिलिटी है, स्टॉप कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, एक्सीडेंट कर सकते हैं किसी का, वो भी उसकी एबिलिटी है। ये सारे काम हम क्या कर सकते हैं, एबिलिटी है कार की, जो हम कर सकते हैं कार ऑब्जेक्ट से। तो थोड़ा सा लिख लीजिए इसके, है ना। फिर आगे देखते हैं कि आगे फीचर्स की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट के फीचर्स। ना समझ रहा बता दें, लिखिए। इसके बाद हेडिंग डालिए, फीचर्स ऑफ OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड। ऑब्जेक्ट जो है उसी के अंतर्गत आता है OPS, फीचर्स ऑफ ओ। फॉर्म क्या होता है इसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम। देयर आर 4 important features are there, OOP। there are 4 important features are there, there are 4 important are there, OOP। पहला लिखिए, पहला फीचर्स कैप्सुलेट, कैप्सुलेट। दूसरा आपका है इनहेरिटेंस, तीसरा आपका पॉलीमॉर्फिज्म, चौथा फीचर है अब्स्ट्रैक्शन। ये आपका चौथा चैप्टर है OOPS। अब यहाँ से आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, तो डिटेल से पढ़ाएंगे। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कोई इंटरव्यू से क्वेश्चन 1-2 तो पूछे ही जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल में हम लोग आगे चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। अगला हेडिंग डालिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फीचर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, देखिए 2 प्रकार की लैंग्वेज होती हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एक होती है, एक होती है इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म। तब बस वाला प्लेटफॉर्म क्या होता है, कि ट्रेन वाला, ये सब अलग प्लेटफॉर्म। इसके प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, हेडिंग डालिए प्लेटफॉर्म। छोटे से समझ प्लेटफॉर्म क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए प्लेटफॉर्म कंसिस्ट, PWO2 है। प्लेटफॉर्म कंसिस्ट टू थिंग्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। प्लेटफॉर्म कंसिस्ट टू थिंग्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऐसे एक डायग्राम बना लीजिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये दोनों मिल के क्या बनेगा,
ये आपका है प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर वाला। अब जब आपको पता चल गया कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म, अब बात ये करेंगे कि कोई भी लैंग्वेज कब डिपेंडेंट कहलाएगी और कोई भी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज कब इंडिपेंडेंट कहलाएगी। मतलब क्या शर्त क्या होगी। मतलब एक होता है ना कि जब ये नियम को मानेगा तो ये कहलाएगा, ये शर्त को फॉलो करेगा तो ये कहलाएगा। पहला हेडिंग डालिए, रीजन फॉर सॉफ्टवेयर, रीजन फॉर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, रीजन फॉर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। रीजन ना कंडीशन दे दो, रीजन नहीं सही लगेगा, कंडीशन, कंडीशन फॉर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, कंडीशन फॉर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्या कंडीशन होगा कि कोई लैंग्वेज क्या कहलाएगा इसने, यहाँ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। चलिए लिखिए इसमें कि एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, any language is called platform dependent language is called platform dependent language if their code if their code depends on if their code depends on software or hardware or both, देखिए हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट कहलाएगी अगर उसका कोड सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करेगा। क्या अकेले अगर सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करेगा तब भी डिपेंडेंट हो जाएगी, अगर हार्डवेयर पे कोड डिपेंड करेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तब भी डिपेंडेंट कहलाएगी, अगर दोनों पे डिपेंड करेगा तब भी डिपेंडेंट कहलाएगी। तीन चीज़ें हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड। ये इसकी शर्त है, कंडीशन है कि अगर कोड डिपेंड करेगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे तो क्या कहलाएगी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। नहीं डिपेंड करेगा तो इंडिपेंडेंट। ये अगला कंडीशन फॉर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, ये भी इस पे भी एक गूगल कंपनी का क्वेश्चन आया था, बताते हैं आप। इसी जो आपको लिखवा रहे हैं आपको लग रहा होगा क्या है सब, पे गूगल ने क्वेश्चन पूछा था। करोड़ों का जो पैकेज मिलता है उसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं। सिंपल तो कैसे क्वेश्चन थे, पूछा था कि प्रूव दैट सी लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। से पूछा पहले कि सी क्या है, तो लोगों ने कहा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। उन्होंने कहा कि प्रूव करो इसको, प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम लिख के हमें प्रूव करके दिखाओ कि डिपेंडेंट है। तो जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सी लैंग्वेज का कोड हम प्रूव कर दें कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे डिपेंड कर रहा है तो प्रूव हो जाएगा। कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही आसान कोड है, 2 लाइन का। वैसे सोचने में कितना डिफरेंट लग रहा होगा, आ रहा है समझ, कैसे प्रूव कर दोगे। लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, है बहुत छोटू सा क्वेश्चन, तब है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं। यहाँ पे एक साइज ऑफ ऑपरेटर सुनो, साइज ऑफ एक फंक्शन होता है सी लैंग्वेज में, किसी भी वेरिएबल डाटा टाइप का साइज चेक करने के लिए। साइज ऑफ फंक्शन का यूज करके एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखिए, एक वेरिएबल लीजिए, के साइज को प्रिंट करिए। उसी प्रोग्राम को जो आपका ओएस है 32 बिट, ओएस किसका पार्ट है, सॉफ्टवेयर का। अगर 32 बिट सिस्टम पे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करेंगे तो साइज कितना प्रिंट होगा इंट का, 32 बिट।
वही सेम प्रोग्राम जब 64 बिट वाले सिस्टम पे रन करोगे, साइज कितना प्रिंट होगा, 64 बिट। तो आप देख रहे हो कि एक ही कोड दो अलग अलग सिस्टम पे, इसमें सॉफ्टवेयर अलग अलग है, अलग अलग साइज दे रहा है। इससे क्या प्रूफ होता है, लैंग्वेज क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंड, क्योंकि किस पे डिपेंड कर गया, सॉफ्टवेयर पे। हार्डवेयर पे भी करता है लेकिन उसको दिखा नहीं पाएंगे, हार्डवेयर पे भी सी करता है डिपेंड। जैसे कि हार्डवेयर इन द सेंस आपको बता दें, आपने इंटेल का नाम सुना होगा, देखिए आपके प्रोसेसर पर लिखा रहता है इंटेल i3, इंटेल i5, i7। एक आपने सुना होगा AMD, हाँ AMD का अलग प्रोसेसर आते हैं। कॉपीराइट का भी नाम सुना होगा। कॉपीराइट का मतलब है कि जो हमने बना दिया वैसा दुनिया में कोई और नहीं बना सकता। तो जिस प्रकार से कोड को एग्जीक्यूट इंटेल करता है प्रोसेसर, वैसे हम AMD वाला नहीं कर सकता। अगर वैसे वो भी कॉपी कर लिया तो कोर्ट में चला जाएगा, कहेगा इसने तो मेरा कॉपी कर लिया, मेरी टेक्नोलॉजी को इसने हैक कर लिया, चुरा लिया, ये वाली बात हो जाएगी। तो हमारा कोड जो इंटेल में अलग तरीके से एग्जीक्यूट होता है, AMD में अलग तरीके से होता है। तो क्या होता है कि वो आर्किटेक्चर इंटरनली जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन इसको हम दिखा नहीं पाएंगे उस वाले चीज़ को, क्योंकि फाइनली वो 0-1 में कन्वर्ट करता मशीन कोड में, वो भी 0-1 में कन्वर्ट करता, लेकिन अलग तरीके से। इंटरनल उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है, इंटेल का अलग है और AMD का अलग है। लेकिन इसको हम दिखा सकते हैं सॉफ्टवेयर को, जैसे हमने बताया 32 बिट पे रन करा दीजिए, 64 बिट पे रन करा दीजिए, आपको प्रूफ करके आप दिखा दोगे। और डिफिनीशन क्या कह रहा है कि अगर लैंग्वेज का कोड केवल इस पे डिपेंड कर गया तब भी डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगी, इस पे तब भी, दोनों पे हो जाए तब भी। तो हमारा प्रूफ हो गया, गूगल का क्वेश्चन बताया उस तरह से हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, हेडिंग आपने डाला था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का। एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ANY, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज called platform independent if their code not depends on software, if their code not depends on software or hardware और बोथ। तो अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड ना तो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करे और ना ही हार्डवेयर पे डिपेंड करे, तो क्या कहलाएगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, यार समझ आ रहा है आयुष, कोई कंफ्यूजन कहीं, ठीक इतना। अब आगे चलिए, अब आ जाते हैं जावा कैसे इंडिपेंडेंट। हेलो उसको देखिए, अब बात करेंगे कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे। अब आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, चलिए उसका प्रोसेस देखते हैं जावा का। तो मान लो हमने एक जावा का प्रोग्राम लिखा, एक प्रोग्राम लिखा hello.java नाम से सेव किया। प्रोग्राम हमने जावा का लिखा और सेव किया hello.java नाम से। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करेंगे, यहाँ पे आप कंपाइलर यहाँ यूज होगा कंपाइल करने के लिए। भाई कंपाइल करने के बाद ये क्या बनेगा आपका, आयुष क्या आएगा, hello.class hello.java जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, hello.class में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब कंपाइल होगा तो ये कन्वर्ट हो गया hello.class फाइल में, और ये .class फाइल क्या कहलाती है, बाइट कोड, यही आपका कहलाता है बाइट कोड। और इसी को एक और नाम से जानते हैं, इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट। तो कंपाइल, दुनिया में आप किसी भी सिस्टम पे जावा का प्रोग्राम कंपाइल करोगे तो आपको सेम बाइट कोड देगा, जो आप विंडोज पे कंपाइल करो, लाइनेक्स पे करो, यूनिक्स पे करो, या आप एप्पल का जो आता है मैक, हाँ उस पे करो, एंड्रॉयड ओएस पे करो, कहीं भी करोगे
जो आपको बाइट कोड मिलेगा वो सेम मिलेगा, क्योंकि कंपाइलर सबके लिए कॉमन। चेंज क्या होता है? इंटरप्रिटेटर। इंटरप्रिटेटर सबका अलग अलग है, क्योंकि जो रन करने वाला पार्ट है वो अलग अलग होता है। विंडोज का अलग है, लाइनक्स का अलग है, सबका अलग क्यों है? कॉपीराइट की वजह से। तो ये इतना हो गया। अब ये जो कोड है, ये जो बाइट कोड आपको मिला है डॉट क्लास फाइल, यहाँ पे खास दो चीजें होती हैं कि नो हार्डवेयर कॉल, नो हार्डवेयर कॉल एंड नो ओएस कॉल। का मतलब क्या है? हार्डवेयर कॉल का इन द सेंस होता है, तो ये कोड है डॉट क्लास फाइल का, इस कोड में कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो हमारे हार्डवेयर से कनेक्ट होगा। कोड में कुछ भी हमारे हार्डवेयर इन द सेंस कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये सब हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हो, तो हमारे हार्डवेयर से ये कनेक्ट नहीं होने वाला है जिस पे आप रन करोगे। और ना ही ये कोड इससे कनेक्ट होने वाला है ओएस, ओएस मतलब सॉफ्टवेयर, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट नहीं होगा कोई भी। जब ये ना हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है आपका कोड और ना ही सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, तो ना तो कनेक्ट हो रहा हार्डवेयर से और ना ही सॉफ्टवेयर से, इसीलिए क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब बात आती है, जब इतना आप बोलोगे, सामने वाला जो इंटरव्यू लेने बैठा है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेगा? आपको बोलेगा जब आप आउटपुट रन करते हो जावा प्रोग्राम का, तो कहाँ दिखता है आउटपुट? मॉनिटर पे। मॉनिटर क्या है? हार्डवेयर नहीं है। इनपुट कहाँ से देते हो? कीबोर्ड से। नाम पता कुछ भी दोगे जब, कीबोर्ड क्या है? हार्डवेयर है। अब कीबोर्ड से जो वैल्यू जा रही है किसके थ्रू जा रही है? ओएस के थ्रू। ओएस मतलब कीबोर्ड से हमारा जावा थोड़ी जुड़ा हुआ, ओएस जुड़ा हुआ है, ड्राइवर उसका, कीबोर्ड ड्राइवर जा रही है ओएस के थ्रू। तो हमारा यहाँ पे तो हार्डवेयर भी यूज हो रहा है, सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहा है, और हम कह रहे हैं नहीं यूज हो रहा है, और रियल में नहीं हो रहा है यूज। अब आपको आना चाहिए कन्विंस करना, मतलब सही बताना, समझाना कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अब चलिए आगे कहानी बताते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? देख नेक्स्ट आगे क्या होता है। अब आगे हम इस पे अप्लाई करते हैं इंटरप्रिटेटर। इंटरप्रिटेटर जो जावा में होता है वो आपका लाइन बाय लाइन कोड एक तो एग्जीक्यूट करता है, फैंसी होता है कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर में। ये आपका एक साथ कोड कंपाइल करता है, ये लाइन बाय लाइन करता है। इंटरप्रिटेटर जो होता है दो चीज़ों से मिलके बना होता है, वो बोलते हैं JVM प्लस RT.jar। JVM का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। और RT.jar क्या होता है? रन टाइम जावा आर्काइव। R मीन्स रन, T मीन्स टाइम, और J मीन्स जावा, AR मीन्स आर्काइव। आर्काइव क्या होता है? कंप्रेस्ड फोल्डर। जिप फोल्डर का नाम देखोगे, कंप्रेस्ड फोल्डर होता है, उसी को आर्काइव फोल्डर कहते हैं। तो ये JVM और RT.jar को मिल के क्या बनता है? आपका इंटरप्रिटेटर। अब इन दोनों को जब हम मिला देंगे, तो क्या बनेगा? बनेगा JRE। तो क्या बोलते हैं? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो लिख लीजिए, सब कुछ नहीं भी है, तो बोलते हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये क्या होता है? सिस्टम स्पेसिफिक होता है, सिस्टम स्पेसिफिक। JDK डाउनलोड किए हो तुम लोग? जब JDK डाउनलोड करोगे, अब तो ऑटोमेटिक को डिटेक्ट कर लेता हमारा ओएस को, नहीं तो वहाँ पे वो दिखाता है कि JDK फॉर विंडोज 32 बिट, JDK फॉर ऐसे दिखाता है। हर एक मैक के लिए अलग JDK होता है, विंडोज के लिए अलग होता है, सबके लिए अलग अलग JDK आपका आता है। ठीक है, तो अलग अलग JDK क्यों आता है? इसका रीज़न ये है कि ये जो JRE फाइल है ये अलग अलग होती है। जब आप 64 बिट में जब जावा प्रोग्राम करोगे तो इसका डिफरेंट JRE डाउनलोड होगा। जब 32 बिट वाले सिस्टम के लिए JDK डाउनलोड करोगे तो यही फाइल आपकी चेंज हो जाएगी। यही जो JRE वाली फाइल है, यही आपका क्या हो जाएगा?
चेंज हो जाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, सिस्टम स्पेसिफिक होता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग कि हमारा सिस्टम कौन सा लाइनेक्स का है, मैक का है, किसका है, के अकॉर्डिंग आपका JRE डाउनलोड होगा। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बात आती है कि अलग अलग JRE क्यों डाउनलोड हो रहा है। तो इसका रीजन समझिए कि विंडोज 32 बिट पे कैसे इनपुट रीड करना है, कैसे आउटपुट डिस्प्ले करना है, का तरीका अलग है। लाइनेक्स पे अलग तरीका यूज होता है, मैक पे अलग तरीका यूज होता है। अब मैक वाला जो तरीका यूज करता है, मैक OS जो है, रीड करने को, इनपुट को डिस्प्ले करने को, वही तरीका विंडोज तो यूज कर नहीं सकता है, तो फिर से कोर्ट केस हो जाएगा। वकील लोग जानते हो आजकल एक से खतरनाक। तो फिर क्या है कि इससे बचने के लिए क्या है कि उन्होंने अपना अलग अलग तरीका बना के रखा है। तो जब आपका जावा प्रोग्राम मैक पे रन होगा तो होगा क्या, क्योंकि ये सब हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कोड है वो ना तो हार्डवेयर से कनेक्ट होने जा रहा ना सॉफ्टवेयर से, ये कनेक्ट किससे होगा, RT.jar से। जब हमारा कोड रन होगा जावा का तो जावा कोड से कनेक्ट होगा RT.jar से। RT.jar में सुनिए, यहाँ पे RT.jar में क्या होगा कि कैसे इनपुट रीड करना है, कैसे डिस्प्ले करना है उस पार्टिकुलर सिस्टम पे। जैसे विंडोज 32 बिट की बात है तो विंडोज 32 बिट पे अगर ये JDK डाउनलोड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ JRE डाउनलोड होगा। JRE मीन्स RT.jar फाइल उसके अकॉर्डिंग रहेगी। तो उस पर कैसे इनपुट को लेना है, कैसे डिस्प्ले करना है, वो सारे जावा के फॉर्म में कोड अवेलेबल रहेगा। ये कोड कनेक्ट होगा हमारे क्लास से। जो भी हमें इनपुट लेना होगा वो किससे मांगेगा, RT.jar से, ना कि OS से। जो भी डिस्प्ले कराना होगा किससे कहेगा, RT.jar से। तो हमारा जो कोड है, जो हम लिखते हैं जावा का कोड, वो इंटरेक्ट करता है RT.jar से। इसीलिए हमारा जावा कोड क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कि ना तो ये हार्डवेयर से कनेक्ट होता है और ना ही सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है, RT.jar से। ये आपको इंटरव्यूअर को बताना है, ठीक। अब देखिए, अब RT.jar किससे कनेक्ट होगा, OS से। कनेक्ट तो OS से होना ही है, लेकिन ये हमारा प्रोग्राम ना होके कनेक्ट कौन होगा, RT.jar। जैसे मान लो कि हमें कुछ चाहिए तो हम डायरेक्टली तुमसे नहीं मांगेंगे, हम कहे स्नेहा से, स्नेहा ने आप तुमसे मांगा तो तब भी हमारे पास मिल गया कि नहीं मिला। क्या हम तुम पे डिपेंड हुए, नहीं हुए। तो वही बात इस प्रकार से है। इसका फुल फॉर्म ये, हाँ, R मीन्स है रन टाइम जावा आर्काइव, फुल फॉर्म रन टाइम जावा आर्काइव। इसका फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन आर्काइव। आर्चीव करके लिखा होता ना, ARCHIV, कंप्रेस्ड फोल्डर। जावा वर्चुअल मशीन इसको बोलते हैं, इसको जावा रन टाइम इन्वायरमेंट बोलते हैं। को लिख लीजिए इस ऐसे ही। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे लिखना है, तो जब इंटरप्रिटेटर यहाँ पे अप्लाई होगा तो ये करेगा क्या कि डॉट क्लास फाइल को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा प्लस एग्जीक्यूट कर देगा, मीन्स आउटपुट आ जाएगा। ये पहले कंपाइलर कंपाइल करेगा, फिर इंटरप्रिटेटर इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके रन कर देगा, और ये स्टेप्स आपके यूज होंगे। और ऐसे ही आपको समझाना है कि ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा। और इसके आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल ये टॉपिक कल कंप्लीट हो जाएगा और थोड़ा बहुत हम लोग आगे भी देखेंगे।